दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा कर के उनको एक बार देख लीजिएगा। देखो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं कम से कम उस टॉपिक के बारे में तो बेहतरीन तरीके से हमको पता ही होना चाहिए कि आखिर हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में बेसिकली होता है कि या तो आपको ऑर्डर दिया जा रहा होगा या रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा या एडवाइस की जा रही होगी या कमांड किया जा रहा होगा। इस तरीके का भाव हमारा निकलता है। तो एक बार को डेफिनेशन देखते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, बेग, सजेस्ट और एन एडवाइस। इस तरीके का सेंस हमारा निकलता है। अर्थात हम हिंदी में कह सकते हैं जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा हो, परामर्श एडवाइस यानी कि सलाह दी जा रही हो, प्रार्थना रिक्वेस्ट किया जा रहा हो आदि का भाव अगर प्रकट किया जा रहा है वाक्य में, तो इस तरीके के वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस तरीके के वाक्यों में सब्जेक्ट यू होता तो है लेकिन ये यू हमेशा छुपा रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्यों की शुरुआत हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, लेट आर लेटस, ओके, और ये ख़त्म हमारे फुल स्टॉप पर होते हैं। तो पहला रूल हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में क्या कहता है। पहला रूल हमारा कहता है कि ऐसे वाक्यों में सैड या सैड टू के स्थान पर हम अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसे अगर कमांड का भाव आ रहा है तो हम कमांडेड या ऑर्डर्ड लगा लेंगे। अगर वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू हो रहा है तो डू नॉट को हटाओ, सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा दो। अगर वाक्य में प्रार्थना की जा रही है तो सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, और अगर कुछ पूछा जा रहा है तो आस्क्ड, और अगर कुछ मांगा जा रहा है तो बेग्ड, और सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड, और सलाह दी जा रही है तो हम क्या लगा लेंगे, सैड या सैड टू को हटा करके एडवाइज्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि इम्परेटिव वाक्यों में सैड या सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, बेग्ड, सजेस्टेड या एडवाइस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है डियर। अगला हम वाक्य क्या कहेंगे कि ऐसे वाक्यों में कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं और शेष नियम पहले की तरह ही प्रयोग होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इम्परेटिव सेंटेंस की। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य लिखा हुआ होता है, जो भी सेंटेंस होता है, वो किसी नाउन का प्रयोग हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करना है। ठीक है। अगला बात क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा द टीचर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अच्छा यहाँ पर थोड़ा समझिएगा मेरे बच्चे, ये क्या होता है। देखो हमने तुम्हें बताया था इतना सा पोर्शन हमारा सब्जेक्ट कहलाता है और ये जो सैड टू लगा है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और सैड टू के बाद जो शब्द रखा है जैसे मी रखा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं ग्रामर की भाषा में कि सैड टू का सब्जेक्ट हमारा द टीचर है और सैड टू का ऑब्जेक्ट हमारा मी है। फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगाया जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पोर्शन लिखा है सिट, ओके, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो समझ आ गया होगा अच्छे से। हमने क्या बताया, जरा ध्यान दो। हमने आपको बताया कि अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, कैसे शुरू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। तो देखो अध्यापक ने मुझसे कहा तो अध्यापक हमको क्या करेगा, ऑर्डर ही तो देगा, दे तो हमको सलाह भी देता। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पढ़ के देख लो, बोले सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, कक्षा में बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो इसमें टीचर हमको क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो हम सैड टू के स्थान पर लगा लेंगे ऑर्डर्ड। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमा के स्थान पर टू,
सिट। अच्छा, हम कॉमा के स्थान पर इम्परेटिव सेंटेंस में टू ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक वर्ब पहली लगी है तो दूसरी वर्ब को हमें इन्फिनेटिव बनाना रहता है, इसीलिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कॉमा को हटा करके कनेक्टिंग जो शब्द लगाएंगे, ओके, वो हम कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे? टू। इन योर कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव के सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई। ओके, क्लास एंड लर्न, यहाँ पर भी योर सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी और मी का माई। तो वाक्य बना दी टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। अगला वाक्य देखो, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। देखो, अब कैसे शुरू हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाओगे? या तो ऑर्डर लगाओगे या एडवाइज लगाओगे। अब यहाँ पर ये चीज़ बस विशेष ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सैड के भाव के अनुसार क्रमशः इस प्रकार बदलें: ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, कमांड, कमांड्स, कमांड, एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज। यानी कि इसके अनुसार, जैसे से लगा है तो ये वाली पोजीशन आएगी, से लगा है तो ऑर्डर, कमांड, एडवाइज, सेज लगा है तो इनमें भी यस यस, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो इधर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? चलो, वोकेटिव केस वाला एक बार देख लो। यहाँ पे यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वोकेटिव केस में नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखो, ये तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में एक आया वोकेटिव वर्ड। वोकेटिव वर्ड क्या है हमारा? फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रेंड्स वर्ड को उठा करके हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ही सेट वर्क हार्ड करने की यानी कि सलाह दी जा रही, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कॉमा के स्थान पर टू वर्क हार्ड। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन के दो मेथड होते हैं। मैं दोनों मेथड को आज डिस्कस करूंगा यहाँ पर। मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू नॉट को हटा देते हैं और सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं, कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। पहला रूल ये हमने क्या बताया, डू नॉट को हटाओ, सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा दो। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, और कॉमा के स्थान पर क्या लगाओगे? टू। क्लियर हो गया? इतना जरा सा पहले समझ लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है? देखो, द टीचर सेड टू द बॉय, हमने क्या बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू है तो डू नॉट को हटाओ, यहाँ से डिलीट कर दो, और सेड टू के स्थान पर क्या लगा देना? फॉरवर्ड लगा देना। डू नॉट हटाया, सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड, और ये जो कॉमा दिख रहा है ना, कॉमा के स्थान पर टू, बस वाक्य बन गया। देखो वाक्य क्या बना, द टीचर, डू नॉट हटाया, फॉरवर्ड, मी दी बॉय, कॉमा के स्थान पर टू, अब्यूज एनीवन। क्लियर हो गया डियर? नेक्स्ट, दूसरी इसकी विधि क्या है? ये तो पहली विधि थी, और दूसरी विधि इसकी क्या कहती है? रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में बदला जा सकता है, परंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या बताया था कि अगर ऐसे दूसरे मेथड से बनाओगे तो हम क्या करेंगे, डू को तो हटा देते हैं लेकिन नॉट को नहीं हटाएंगे, और नॉट के बाद टू और लगा देंगे। बाकी सैड या सैड टू के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सेंस, व्हाट इज द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, देन यू पुट अकॉर्डिंग टू सेंस। जैसे द योर फादर सेड टू द बॉय, अब देखो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। इसका मतलब पिताजी लड़के से कहते हैं अपना समय बर्बाद मत करो, तो आदेश तो है नहीं, क्या है? सलाह दी जा रही है। तो योर फादर एडवाइज्ड द बॉय, हमने क्या बताया, डू तो हट जाएगा लेकिन नॉट नहीं हटेगा, तो नॉट ऐसे ही लगा रहने दो। देखो नॉट, और फिर ये पूरा वाक्य बनेगा, नॉट टू बेस्ट, और योर कौन से पर्सन का? सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, दी बॉय के अनुसार हिज, तो नॉट टू बेस्ट हिज टाइम, ये वाक्य आपका बन जाएगा। अब अगला क्या कहता है? अगला हमारा कहता है नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। क्लियर हो गया? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको किस तरीके से चेंज करोगे, ये भी बता चुके हैं। नेवर वाला और समझ लो, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर हम एडवाइज लगाते हैं, और नेवर तथा वर्ब के बीच में
टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या बताया, वाक्य देखो, रिपोर्टेड स्पीच कैसे शुरू है, हमारा नेवर से शुरू है, तो नेवर से शुरू है तो सेड या सेड टू के स्थान पर आप लगाओगे एडवाइज्ड, और ये नेवर तथा वर्ब से बीच में क्या लगा दोगे, टू, यानी कि नेवर टू बेस्ट, योर चेंज कर लो सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दीवा, दीवा के लिए ही, और ही का पजेसिव केस एज, क्योंकि ऊपर पजेसिव योर है तो नीचे भी पजेसिव केस। तो वाक्य हमारा बनेगा, योर फादर एडवाइज द बॉय नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। क्लियर है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगला नेवर वाला क्लियर हो गया। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है काइंडली। यदि रिपोर्टेड स्पीच मान लीजिए प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम। अब देखो जब भी हम प्लीज़ की बात करते हैं तो प्लीज़ वाले वाक्यों में क्या होता है, कृपया, यानी कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं किसी, प्लीज़ ऐसा काम कर दो, तो हमने क्या करा, उनसे रिक्वेस्ट किया। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम से शुरू हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और कामा के स्थान पर टू लगा करके वाक्य को बना देते हैं। जैसे ही सेड टू रीना काइंडली हेल्प मी। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का ऐसे काइंडली से शुरू हुआ, हमने क्या बताया, जब प्लीज़ काइंडली से शुरू हो तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, तो देखो सेड टू के स्थान पर हमारा आ गया रिक्वेस्टेड, कॉमा के स्थान पर टू, और प्लीज़ काइंडली, सर, मैडम जैसे शब्दों को हम हटा देंगे। हेल्प और मी फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लेटस वाले वाक्यों में कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच हमारा लेटस से शुरू हो तो लेटस को हम हटा देते हैं और सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ये बात करेंगे और कुछ स्पेशल रूल की बात करेंगे हम कल की वीडियो होंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।